आज हम डिस्कस करेंगे टाइप 3 रिसेप्टर। टाइप 3 रिसेप्टर क्या होते हैं? एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, एंजाइम के साथ लिंक है इनका। तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कि इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। इसी में से ये एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी कि इसी एक ही प्रोटीन में दो डोमेन हैं। एक एक्स्ट्रा सेलुलरली जो डोमेन है, ये वाला पार्ट ये सेल के बाहर है। एक्स्ट्रा सेलुलरी जो है, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में जो डोमेन है ये एगोनिस्ट के लिए है, डोमेन फॉर एगोनिस्ट। जो इंट्रा सेलुलरली जो पार्ट है इनका, इसी प्रोटीन का जो इंट्रा सेलुलरली जो साइटोप्लाज्म की तरफ है, इसको हम कहते हैं एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी। कैटालिटिक एक्टिविटी होती है इनकी, और ये एंजाइम इधर अटैच होता है। एंजाइम जैसे टायरोसिन काइनेज, ठीक है। तो टायरोसिन काइनेज एंजाइम डोमेन है इधर एक तरह से, ठीक है। तो एक ही प्रोटीन में दो डोमेन हैं, एक तो प्रोटीन काइनेज डोमेन, दूसरा एगोनिस्ट डोमेन, ठीक है, जहाँ पे एगोनिस्ट आके बाइंड करेगा। तो क्या होते हैं कि रेस्टिंग स्टेज में कोई सपोज कर लो ये रिसेप्टर्स इंसुलिन या कोई ग्रोथ फैक्टर जैसे प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर होते हैं, है ना। तो ऐसे जो हार्मोन्स हैं वो इन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं ये इंसुलिन जब कोई रिसेप्टर से बाइंड करता है तो बाइंड होने के बाद ये रिसेप्टर जो एडजेसेंट रिसेप्टर होते हैं ये एकदम पास में आते हैं और डाइमेराइजेशन करते हैं। डाइमेराइजेशन हो जाता है इनका, यानी दो रिसेप्टर आपस में एक साथ लिंक्ड हो जाते हैं, दो रिसेप्टर। तो इसी को प्रोसेस को कहते हैं डाइमेराइजेशन, ठीक है। तो एक तो ये हो गया डाइमेराइजेशन एगोनिस्ट बाइंडिंग के बाद, नहीं तो एगोनिस्ट अगर बाइंड नहीं है तो ये सेपरेटली हैं। जो एंजाइम इनका यहाँ पे है ये इनएक्टिव फॉर्म में है, इनकी अभी कैटालिटिक एक्टिविटी तो है लेकिन ये कैटालाइज नहीं करेंगे, ये एक्टिवेट नहीं है। तो अब जब एगोनिस्ट बाइंड करेगा तो फर्स्ट स्टेप यह कि डाइमेराइजेशन हो गया दोनों रिसेप्टर का। अब क्या होगा कि जो इंट्रासेलुलरली जो टायरोसिन काइनेज डोमेन है, यानी टायरोसिन काइनेज का जो लास्ट वाला जो अमीनो एसिड होगा, एंजाइम है तो प्रोटीन होगा, तो लास्ट का जो अमीनो एसिड टायरोसिन रेसिड्यू है, जो उस टायरोसिन रेसिड्यू के साथ इनका फास्फोरिलेशन हो जाता है। दोनों रिसेप्टर में ऑटो फास्फोरिलेशन हो जाता है टायरोसिन काइनेज एंजाइम का। अब ये एंजाइम एक्टिवेट हो गए, ऑटो फास्फोरिलेशन हुआ इनका टायरोसिन काइनेज, इनका ऑटो फास्फोरिलेशन। ऑटो फास्फोरिलेशन का मतलब अब इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो एक्टिवेट हो गई। अब एक्टिवेट होगा तो अब ये एक्टिवेट होने के बाद क्या करेंगे, फर्दर जो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन है या साइटोप्लाज्मिक जो एंजाइम है उनको सिग्नल, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग एक्टिवेट हो गया। चलो इंट्रासेलुलर ये सिग्नल अब डाउन स्ट्रीम इसी तरीके से पास होता जाएगा, तो हमारा सेलुलर रिस्पॉन्स जो भी रिस्पॉन्स है वो आएगा डिपेंड्स ऑन एगोनिस्ट। अब सपोज कर लेते हैं जैसे कि इंसुलिन है एगोनिस्ट, अगर वो जो एगोनिस्ट है इंसुलिन है, तो अब ये क्या करते हैं कि टायरोसिन काइनेज का फास्फोरिलेशन होगा। अब ये फास्फोरिलेशन होने के बाद यहीं साइटोप्लाज्म में इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1। तो इनमें जो टायरोसिन रेसिड्यू होते हैं उसी टायरोसिन रेसिड्यू से इनका भी फास्फोरिलेशन हो गया। कौन कराया? टायरोसिन काइनेज फास्फोरिलेट होने के बाद, एक्टिव होने के बाद अब इसने क्या किया, अगला सिग्नल किसको दिया, IRS इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट को, उसको फास्फोरिलेट किया। अब ये फास्फोरिलेशन हुआ, इसी के बाद जो भी अगला जो आएगा प्रोटीन उसका फास्फोरिलेशन डिफास्फोरिलेशन रिएक्शन, इसी तरीके से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को, एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन को सिग्नल भेजता रहता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है
फॉस्फोरिलेशन कैस्केड जिसको बोलते हैं, ए सीरीज ऑफ इवेंट्स कल्मिनेट फॉस्फोरिलेशन कैस्केड दैट कॉज सेलुलर रेस्पॉन्स। सेलुलर रेस्पॉन्स, अब इंसुलिन का केस है तो इसी तरीके से अब ये फॉस्फोरिलेशन हुआ। अब ये फॉस्फोरिलेशन हो सकता है कि GLUT4 जो ट्रांसपोर्टर है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर है, उसको सेल मेम्ब्रेन पे जाके अटैच कर देता है, यानी सेल मेम्ब्रेन अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर है वो प्रोटीन GLUT4 ट्रांसपोर्टर। अब वो क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन पे जाके सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ भेज दिया। अब वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पे अगर आ गया यहाँ पे, तो फिर वो ग्लूकोज को एक तरह से क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे सेल के अंदर। दूसरा ये कर सकते हैं ये कि भाई ग्लूकोज का अपटेक यानी ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का अपटेक बढ़ जाएगा। तो फिर क्या होगा, ग्लूकोज का अपटेक, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस बढ़ा देंगे, तो क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल डाउन हो गया। यही हमारा सेलुलर रेस्पॉन्स है इंसुलिन के केस में। इसी तरीके से ग्रोथ फैक्टर अगर कोई है तो उसी तरीके से रेस्पॉन्स आएगा। तो मेन जो स्टेप है हमारा यहाँ तक वो कॉमन है, टायरोसिन काइनेज फास्फोरिलेशन। यही फास्फोरिलेशन, यही एक्टिविटी, यही एक्टिवेट होने के बाद फर्दर इंट्रासेलुलर जो प्रोटीन है उनको सिग्नल भेजता रहता है, सब स्टिमुलेट करता रहता है, एक्टिवेट करता रहता है। अगर फास्फोरिलेशन हो सकता है, डिफास्फोरिलेशन हो सकता है, जिससे कि हमारा सेलुलर रिस्पांस, यही सेलुलर रिस्पांस आएगा। अच्छा, कुछ के केस में जैसे एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड होते हैं, ANP, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ये जब एगोनिस्ट से बाइंड करते हैं एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड के केस में, वहाँ पे ये एंजाइम टायरोसिन काइनेज ना होके ग्वानिलेट साइक्लेज होते हैं। क्या होते हैं, GC, ग्वानिलेट साइक्लेज। ये क्या करते हैं, ग्वानिलेट साइक्लेज एंजाइम, ये GTP को ब्रेक करके साइक्लिक GMP बनाते हैं। जैसे वहाँ पे ATP साइक्लिक AMP बना था, यहाँ GTP साइक्लिक GMP बनाएगा। ये इनका एक तरह से सेकेंड मैसेंजर का काम करेगा, साइक्लिक GMP, और फिर ये फर्दर प्रोटीन काइनेज होंगे अगर इससे डिपेंडेंट, जो इन अदर काइनेज प्रोटीन होंगे उनको ये स्टिमुलेट करेंगे, और फिर फर्दर इसी तरीके से फिर ये काइनेज अगले मॉलिक्यूल्स को स्टिमुलेट करेगा, और फाइनली हमको क्या मिलेगा, सेलुलर रेस्पॉन्स। कोई हार्मोन की सिंथेसिस हो सकती है, कोई हार्मोन का एक्शन हो सकता है, तो ये हमारा फाइनल सेलुलर रेस्पॉन्स इस प्रोसेस से मिलेगा। इसी को कहते हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। अब नेक्स्ट रिसेप्टर है रिसेप्टर साइटोसोलिक रिसेप्टर। फोर्थ टाइप का जो साइटोसोलिक रिसेप्टर, यानी साइटोसोलिक मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, हमने पढ़ाया था एक्स्ट्रा सेलुलर, सेलुलर और इंट्रासेलुलर, वो वाले रिसेप्टर है ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। ये सारे क्या था, सेलुलर, सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर थे। ये रिसेप्टर कहाँ है, साइटोसोलिक, इंट्रासेलुलरली प्रेजेंट हैं ये। तो ये सॉल्युबल रिसेप्टर्स हैं, एक तरह से जो सॉल्युबल रिसेप्टर हैं साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं। इनमें दो साइट होते हैं। एक तो पहले ये देख लेते हैं कि साइटोसोल में ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर के दो डोमेन होते हैं, दो साइट हैं। एक तो साइट जिससे कि ये स्टेरॉइड, मेनली स्टेरॉइड के केस में, विटामिन डी के केस में, थायराइड हार्मोन के केस में ये साइटोसोलिक रिसेप्टर मीडिएटेड होते हैं ये। तो जहाँ ये एगोनिस्ट है, ये जो एगोनिस्ट आ रहा है, एक तो एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट हो गया जिसको हम स्टेरॉइड बाइंडिंग साइट कह सकते हैं, और दूसरा साइट होता है इसका DNA बाइंडिंग साइट, दूसरा साइट होता है। तो साइटोसोलिक रिसेप्टर में दो साइट होते हैं, एक एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट, दूसरा DNA बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो जैसे ही ये पहले एगोनिस्ट तो भाई बाहर है, अब ये एगोनिस्ट पेनिट्रेट करके साइटोप्लाज्म में आएगा, सेल को पेनिट्रेट करके पहले कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म में। अब ये साइटोप्लाज्म में इनको ये रिसेप्टर मिलेंगे, इस रिसेप्टर से जो बाइंड है इससे बाइंड हो जाएगा। अब जैसे ही ये एगोनिस्ट बाइंड होगा, ये जो DNA साइट है, ये DNA साइट पहले मास्क्ड होता है, ये ओपन नहीं होता, अनएक्सपोज होता है, एक्सपोज नहीं होता। जैसे ही एगोनिस्ट इससे बाइंड करेगा, ये DNA बाइंडिंग साइट क्या है, एक्सपोज हो जाएगा। एक्सपोज होने के बाद अब ये रिसेप्टर प्लस एगोनिस्ट, ये दोनों विथ एक्सपोज्ड DNA साइट, अब एक्सपोज हो चुका है ये रिसेप्टर कहाँ आते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। अब ये
न्यूक्लियस के अंदर आ गए। न्यूक्लियस के अंदर आने के बाद जो डीएनए है, जो डीएनए सीक्वेंस है, जीन का जो भी सीक्वेंस, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ जीन इन डीएनए, वो जाके इसी डीएनए बाइंडिंग साइट से रिसेप्टर का जो एक दूसरा पार्ट है जो एक्सपोज हो चुका है, वही सीक्वेंस यहाँ पे जाके बाइंड हो जाता है। तो जो सीक्वेंस बाइंड हुआ होगा जीन का, उससे ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा भाई? मैसेंजर आरएनए। और फिर ये मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आते हैं, वहाँ राइबोसोम्स मिलेगा इनको, उन्हीं राइबोसोम्स पे ट्रांसलेशन होगा, यानी प्रोटीन सिंथेसिस होगी, दैट रिक्वायर्ड फॉर फर्दर सेलुलर रेस्पॉन्स। तो यही प्रोटीन सिंथेसिस जो हुई, यही हमारा जो रेस्पॉन्स हुआ, कोई इन्फ्लेमेटरी अगर रेस्पॉन्स हो सकता है, कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स हो सकता है, तो डिपेंड्स ऑन दिस प्रोटीन सिंथेसिस।